फाइनली भाई, तुम्हारे भाई की एक ऐसी मस्त चीज़ आ चुकी है जिसका वेट बहुत टाइम से कर रहा था मैं। मतलब इस चीज़ को लेने में मेरे को अपने पेरेंट्स को बहुत कन्विंस करना पड़ा, साल 2 साल रुकना पड़ा, बट फाइनली अभी मेरे हाथ के अंदर है। देखो, ये खोलता हूँ मैं अभी, आज ही खोलूँगा, टेंशन मत लो। बट इसके पहले मुझे कुछ सीरियस बात करनी है। अब सीरियस बात क्या है, स्टोरी से शुरू करते हैं कि ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कैसे। तो आज बहुत टाइम बाद मैं और मेरा दोस्त हम लोग मस्त टहलने निकले थे, बहुत दिनों बाद। एंड हम लोग मतलब ऐसा रहता है कि कहीं भी बैठ के मस्त बातें करते रहते, चिल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब तो कोई टेंशन भी नहीं भाई, अब तो मस्त आराम से जियो। एंड हम लोग ऐसे बैठ रहे थे, उतने में एक दादी आती है हमारे पास। ठीक है, मतलब उनकी एज अराउंड शायद 50 के होगी, 50 के अराउंड की होगी। महाराष्ट्रन थी। ठीक है, आती और उन्होंने मेरे को अपना फ़ोन दिया, स्मार्टफोन दिया कि लाइक उनको कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा था कॉन्टैक्ट में, फ़ोन कॉल वो सब में। तो उन्होंने मेरे को पूछा, उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम बताई, मैंने वो ठीक है 2 मिनट में वो कर दिया मैंने। एंड बहुत होलसम, मतलब मेरे को अच्छा लगा कि हाँ भाई मैं किसी की मदद की, ऐसा वैसा। बट उसके बाद जो हुआ, मतलब तब तक तो मैं बहुत खुश था कि अरे वाह शाबाश, मदद कर दी। बट उसके बाद जो हुआ वो ऐसा था कि उनने फिर अपना स्टोरी बताया, है ना। वो बताया कि ये मोबाइल उनका नहीं है, ये मोबाइल उनके बेटे का है और उनके बेटे की डेथ हो चुकी है। और उनका बेटा मतलब कुछ 28 ईयर्स का होगा और हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई। फिर हाँ, वो थोड़ा सैड था उस समय, अभी भी बुरा लगता है भाई। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अब तुम बैठो, मैं जाती हूँ, तो वो चले गए। बट वो जो एक बात थी ना, हार्ट अटैक वाली, डेथ वाली, वो मेरे मन में रही। फिर जब मैं घर पे आया, मैंने यूट्यूब खोला तो मेरे को सामने, अगर तुम चैनल देखते हो कि अभी एंड न्यू, है ना, तो तुम्हें लाइक ध्रुव राठी जैसा वीडियो उनका भी। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, शायद आज ही लेटेस्ट वीडियो है वो, कि मोस्ट पीपल आर डाइंग, मोस्ट यंग इंडियन पीपल आर डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। एंड मतलब ये चीज़ अगर तुम्हें नोटिस करोगे कि काफ़ी कुछ पिछले सालों में तुमने कितने सारे केसेस सुने होंगे, शायद तुमने अपने फैमिली में देखा होगा, कहीं रिलेटिव्स में सब, या तुम ऐसा फिर नॉर्मल यूट्यूब या फिर न्यूज़ पर देख ही लेते हो कि कितने यंग लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। सॉरी, लाइक डजेंट मैटर कि जिम जाते हैं, क्योंकि तुमने देखा होगा काफ़ी जिम वाले की भी सेम हालत होती है भाई। तो ये तो क्या, और तुमने देखा ये यंग जनरेशन में बहुत हो रहा है, जो मतलब 20-30 साल के जो बीच में आते हैं ना। एंड मेरे को भी थोड़ी बहुत वो चीज़ लगी कि हाँ भाई बात तो है, तो मैंने वो वीडियो देखा। एंड अब ये जो मैं बोलना ना, वो सब उस वीडियो से जो मैं सीखा, जो बताया, मतलब जो मेरे मन में जो आइडिया बना उससे, ये मैं बता रहा हूँ। उनने कुछ प्रॉब्लम्स बताई, कुछ एग्जांपल्स दिए। अब प्रॉब्लम्स जो 2-3 थी वो तो मुझे पता था कि हाँ भाई ऐसा होता है, होता है। एक जो उनने बताया वो बहुत यूनिक प्रॉब्लम लगी, लाइक मतलब हाँ वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इट इज़ अ गुड रीज़न, बट शायद ही कोई वो रीज़न के बारे में सोचता होगा। अब पहली प्रॉब्लम तो देखो कॉमन है, इंडियन डाइट। ठीक है, मैं बहुत बार इंडियन डाइट पे बोल चुका यार बेकार है, बेकार है, बेकार है। बट शायद इंडियन डाइट पहले ऐसा नहीं था। मैंने शायद पहले भी चीज़ बोली है कि इंडियन डाइट जो पहले था और जो अभी चल रहा है, उसके बीच में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है थ्रू आउट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ ऑयल सीड्स, वाइट शुगर, मैदा, ये सब। लाइक जो वाइट शुगर होता है ना, मतलब मैं बोलूँगा अगर तुम्हें जहर खाना है ना, तो जहर खाने से तो वाइट शुगर खा लो भाई। लाइक दिस इज़ लाइक फॉर रियल भाई। जो वाइट शुगर मतलब पता है कुछ अलग नहीं होता भाई, जो तुम्हारे घर में जो चीनी होती है ना सफ़ेद करके ऐसी छोटे छोटे क्यूब्स में होती है, जो तुम चाय में डालते हो, कॉफ़ी में डालते हो, वो होती है सफ़ेद चीनी। तो वो जो चीनी होती है वो, अगर तुमने लाइक दिस इज़ लाइक, वो सच में बहुत बेकार होती है। नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट कि वो फैट होता है, वो उसमें बहुत मतलब अनहेल्दी होता है, बट इन टर्म्स की वो
लाइक वो एक असली खाना है भी नहीं, वो एक असली फूड है भी नहीं, वो बस एक इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोडक्ट है वो। एंड मैं जो इंडस्ट्रियल फूड आइटम्स जो होते हैं वो उनके बहुत उस तरफ से मेरा बहुत नेगेटिव व्यू रहा है। लाइक आजकल जो कंपनीज प्रमोट करती है फ्रोज़न फूड्स, चिप्स, मैगी, इंडस्ट्रियलाइज्ड फूड्स, वो सब, ठीक है, उसको लेके मेरा बहुत नेगेटिव व्यू है कि भाई बिकॉज दैट इज़ नॉट इवन अ रियल फूड। हाँ, भले वो इंग्रेडिएंट्स पे लिखते हो कि हम भाई ये तो सब नेचुरली बनता है, देखो हम लोगों ने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया, हम लोगों ने व्हीट यूज़ किया। चोकोस चोकोस इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, ग्रेटेस्ट। क्यों? बचपन से इंडियन एड्स ने ये प्रमोट किया कि चोकोस बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए, बहुत हेल्दी है बच्चों के लिए। और मैं खुद चोकोस लास्ट ईयर तक कंज्यूम करता था, जब मेरा बल्क थोड़ा चलता था तो मैं खुद चोकोस बहुत खाया है, बचपन में भी और कुछ साल पहले भी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट, चाहे वो कोई भी, भाई चाहे वो रेड बुल भी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो रेड बुल भी क्यों ना हो, जब तक वो एक इंडस्ट्री से, एक फैक्ट्री में बन रही है, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, इट इज़ नॉट गुड। बिकॉज अगर कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ फूड एक इंडस्ट्री से पास होकर तुम्हारे पेट के अंदर आ रहा है, देन 100% श्योर उसमें 10-20 तो केमिकल्स होंगे। और वो भी ऐसे केमिकल्स जो लिटरली वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स में लिस्ट हुए होते हैं ना, कि जो ये केमिकल, वो केमिकल, ये फर्टिलाइज़र, ये स्टेबलाइज़र, जो होता है ना प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं काफ़ी फूड्स में। फिर इनफैक्ट आजकल तो जो रॉ फूड भी जो ग्रो किया जाता है उसमें भी काफ़ी फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स दुनिया भर का डाल देते हैं भाई सब। एंड तुम्हें वो समझना होगा कि आज अभी सी बहुत से लोग ना इंडस्ट्रियल फूड्स को बहुत शौक से खाते हैं। मैगी, ओह मैगी, ओह भूख लग रही है, चलो मैगी खा लेते हैं, कुछ नहीं खाने के लिए, चलो मैगी खा लेते हैं। भाई पर मैगी बहुत बेकार है। तुम लोग को लग रहा होगा यार कि भाई क्या बनना है, ये हमारे सारे मज़ेदार खाने को बुरा बोल रहा है, खुद तो डिसिप्लिन लाइफ जी रहा है, हमें क्यों बोल रहा है ऐसा वैसा। बट यार दिस इज़ नॉट अबाउट, आज ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बस जिम को लेके, यहाँ पे मैं कोई जिम प्रमोट करने नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं कोई प्रोटीन खा लो ये प्रमोट करने नहीं आया हूँ। यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि now there is a need for healthy lifestyle, now there is a need for healthy diet, because अब हम एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए कि अगर हमने वो नहीं किया, अगर हम अभी भी वो सब कंज्यूम करते रहे जो सालों से कंज्यूम करते आ रहे हैं, then probably it will be our end in next 10 years, in next 15 years, in next 20 years। एंड अगर नहीं भी हुआ, बाय चांस बच भी गए, तो कोई ऐसी गंदी सी बुरी सी बीमारी पड़ जाएगी जो हमारे आधे शरीर को बेकार बना देगी। डायबिटीज़, कैंसर, डायबिटीज़ इंडियन लोगों को तो अभी इतना कॉमन हो जाएगी, एक बार तुम बस 30-40 क्रॉस कर दो कि हाँ डायबिटीज़ है, ठीक है, होता ही है, हमें भी ये खानदान है। बट नहीं है, मेरे को ऐसा जरूर लगता है कि ये जब मैं चीज़ बोल रहा हूँ तो मुझे मैं जिस इमोशन से इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ वो बहुत सीरियस मैटर पे है। क्योंकि बहुत लोग ना डाइट को इतना फॉलो करते नहीं है। बहुत लोग डाइट को ना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यू से देखते हैं कि यार डाइट, बॉयल वेजिटेबल्स, बॉयल अंडे, हाँ बॉयल चिकन राइस, वेजिस खानी पड़ेगी दिन रात, हाँ नो छोला भटूरा, नो पाव भाजी, नो मिसल पाव, नो वड़ा पाव, नो समोसा। बट आई गेस अगर तुम्हें हेल्दी रहना है, अगर तुम्हें अपने
पैसे किसी भी हॉस्पिटल में बर्बाद नहीं करने तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो ये तो पहला चीज़ हो गया। ऑयल सीड्स एक बहुत कमाल की चीज़ है जिस पे लाइक ठीक है, अभी ये जो मैंने बात की ये बात तो थी भाई इंडस्ट्रियल फूड पे, ठीक है। अब मैं बात करना चाहता हूँ ऑयल सीड्स पे, ठीक है। ऑयल सीड्स जो है इट इज़ अगेन अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बट इससे भी कमाल की चीज़ पता है क्या है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल फूड जो रहते हैं मैगी चिप्स वगैरह वगैरह पेप्सी वो सब, ये हमारे इंडियन डाइट में तो था ही नहीं पहले, ट्रेडिशनल इंडियन डाइट में। पर जो ऑयल ये जो भी मीडियम होते हैं कुकिंग के जो मीडियम होते हैं ये पहले थे, ट्रेडिशनल इंडियन में भी थे। उस समय हम देसी घी यूज़ करते थे। अब देसी घी जो होता है, अगर तुम देखा होगा, एक नॉर्मल देसी घी और एक इंडस्ट्रियल घी, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है तुम्हें साफ साफ आंखों से दिख जाएगा। देसी घी सफ़ेद दिखता है, पूरा सफ़ेद, और जो इंडस्ट्रियल घी होता है वो थोड़ा बहुत येलोइश दिखता है, जैसा अपना तेल होता है। अब बहुत से लोग ना पता है क्या करते, तुमने सुना होगा कि ऑयल इज़ बैड बट घी जो है वो हेल्दी होता है। बहुत लोग ये चीज़ सुन के ना मार्केट में जाते हैं, सेम कंपनी का नहीं तो किसी दूसरी कंपनी का घी उठाते हैं और बोलते हैं कि हाँ अब तो मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। ये नहीं भाई, जब मैं वही बोल रहा हूँ, जब तक कोई भी फूड मटेरियल उस इंडस्ट्री से पास होके आ रहा है समझ जाओ वो बेकार है। और अब तो मतलब इंडस्ट्री से क्या है बोलो भाई, जो फार्मिंग जो होता है उसमें 10 केमिकल्स आ जाते हैं। अब शायद हो सकता है हमारी बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट कर ले किसी भी तरीके से, पता नहीं। बट द थिंग इज तुम जितना मिनिमाइज कर सको उतना अच्छा है ना। तो ऑयल सीड्स पहली बात तो ये सिर्फ इंडियन डाइट की बात नहीं है, ऑल ओवर दी डाइट की बात करो कि पूरे दुनिया के किसी भी खाने में ऑयल सीड्स था ही नहीं। सोयाबीन तेल, सनफ्लावर तेल, ये जो भी तेल होते हैं ये किसी भी डाइट किसी भी खाने में था ही नहीं। हाँ कहीं ना कहीं शायद बटर हो सकता है, कहीं ना कहीं शायद घी हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, पर ऑयल सीड्स का जो ये नारा फैला है ये कभी नहीं था। ये तभी आया जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। ऑयल सीड्स क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो ग्रो कर सकते हैं, राइट। तो तुम ज़मीन लो, उगाओ करोड़ों ज़मीन पर, फिर उगा के उसको फैक्ट्री में डालो, कोई भी कचरा मिला के उससे ऑयल निकालो और हेल्दी के नाम पे बेच दो। मैंने ये कुछ वीडियो पहले सफोला तेल के ऊपर मैंने थोड़ा सरकाज़म में कुछ जोकिंग किया था और ये सेम चीज़ है। लाइक मैं ये मानता हूँ कि मेरा जो अभी करेंट डाइट है वो अभी भी मैं बोलूँगा 60-70% रॉ है, बट जो रिमेनिंग 30-40% जो इनऑर्गेनिक है, जो इंडस्ट्रियल है, वो यही सब है। घी हो गया, बटर हो गया, तेल तो मैं यूज़ नहीं करता भाई, तेल मैं यूज़ नहीं करता। और फिर हाँ एक ही चीज़ आती है कि जो रॉ फूड भी हम खाते हैं उसमें भी 10 केमिकल्स होते हैं, तो तुम उसको भी फुल्ली ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते। फिर और क्या, मसाले हो गए, मसाले भी आजकल भाई मिलावट हो जाते हैं। सो दैट इज़ द थिंग, हम आज 100% ऑर्गेनिक फूड पे शिफ्ट नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं 1%, 10%, 20%, 30% इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल केमिकल एडिंग मिक्सिंग सब वो टाइप ऑफ चीज़ आई जाती है। फिर बात रही अब फिर खाएंगे क्या भाई, खाएं नहीं क्या, खाओ पर थोड़ा लाइक जो जंक फूड है वो तो मत खाओ, क्योंकि जंक फूड तुम्हारी नेसेसरी तो है नहीं पहली चीज़, ठीक है। फिर बात रही भाई पर हम लोग तो छोले भटूरे खाते आ रहे हैं, उसका क्या, पाव भाजी का क्या, वड़ा पाव का क्या। तो कंट्रोल करना सीखो, ठीक है, कंट्रोल करना सीखो। मैं कोई ऐसा अलग ही इंसान नहीं हूँ, मुझे भी होती है क्रेविंग्स, मुझे भी होता है कि भाई मुझे भी खाना है, मुझे भी होता है मन वड़ा पाव खाइए, बट संभाल लेता हूँ ना यार। और ऐसा नहीं कि मैं कभी वड़ा पाव खाता ही नहीं, खाता हूँ, बट महीने में चलो एक बार खा लिया, हो गया, बहुत हो गया, नाइस, ठीक है। अब जो है टॉपिक, ठीक है, अब जो एक दूसरा रीज़न है ये थोड़ा कमाल का है। कॉलोनियल रूल
जो ब्रिटिश राज हम लोग को चला था। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने हमें इकोनॉमिकली, इमोशनली बहुत नुकसान पहुंचाया। ठीक है, इकोनॉमिक इमोशनल वे में अगर बोला जाए तो वो शायद कभी हम नहीं उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट इज़ इमोशनल। वो इन फॉर्म ऑफ स्टोरी, सॉन्ग्स, फोक्स, उन सब में पास ऑन होता जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो फाइनेंशियल जो हमें जो नुकसान पहुंचा था, हमने अगर देखा जाए तो इंडिया इज़ वे मच बेटर फाइनेंशियल। इंडिया एक काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन पे है कंपेयर टू ब्रिटिश और कंपेयर टू एनी यूरोप। बट हाँ, एक वो होता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी अभी भी हमारी अच्छी नहीं है। बट ठीक है, अगर फाइनेंशियल वे में देखा जाए तो हम उनको बीट कर चुके हैं कब के। पर एक चीज़ जो कोई ध्यान नहीं देता वो ये है, जो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट है और शायद उससे रिकवर होना भी बहुत मुश्किल है, कि उन लोगों ने हमारे जेनेटिक्स ही बेकार कर दिए। तुमने देखा होगा कि लोगों को बोलते हैं कि इंडियन जेनेटिक्स आर बैड, द वर्स्ट जेनेटिक्स आर इंडियन जेनेटिक्स। पर अगर हम लोग हिस्ट्री के वे में देखा जाए तो वो सही बात तो है नहीं, क्योंकि हमारे ब्लड लाइन के जो हमारा ब्लड लाइन का जो पास्ट रहा है, वी हैड अ ग्रेट वॉरियर्स। हमारे पास ऐसे ऐसे वॉरियर्स थे, 10 आउट ऑफ 10 वॉरियर्स, जो लिटरली भाई क्या ही टेस्टोस्टेरोन लेवल होता होगा उन लोगों का, क्या ही स्ट्रेंथ होती होगी। जेनेटिक्स तो बोले उनके मैक्स आउट थे भाई, हाइट अच्छी, बॉडी अच्छी, स्ट्रेंथ अच्छी, सब अच्छा था। तो ऐसा बीच में क्या हुआ कि जब वो जेनेटिक्स उनसे हम तक जब पहुंच रहे थे, उस बीच में ऐसा क्या हुआ कि हम इतने बुरे स्टेज पर आ रुके हैं। उसका भी रीज़न सेम है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और ब्रिटिश। अब होता क्या था कि फेमाइन तो पहले भी आते थे ब्रिटिश रूल के पहले, बट उस समय के जो ट्रेडिशनल रूलर्स थे, जो रीजनल रूलर्स थे, वो क्रॉपिंग, जो फार्मिंग जो होता था, वो उसको ध्यान रखते हुए करते थे। जो ब्रिटिश है उससे घंटा फर्क पड़ता, तुम जियो या मरो, ठीक है। उन्हें तो बस भाई कैश क्रॉप चाहिए, उन्हें तो बस कॉटन चाहिए, जूट चाहिए, शुगर केन चाहिए, जिसको लेके वो बेच सके। अब अगर हर ज़मीन पे ये सब उगेगा तो खाएगा क्या? कॉटन तो खा नहीं सकते, शुगर केन पे ज़िंदगी निकलेगी नहीं, और जो थोड़ा बहुत खाना बचता भी था वो पूरे इंडियन पॉपुलेशन को सपोर्ट कर नहीं पाता था। और जो भी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन जो फूड ग्रेन्स होते थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे बाहर के देशों में, मेजरली ब्रिटिश, उन लोगों को खाने के लिए। पर शायद इसका सबसे बुरा असर हुआ वर्ल्ड वॉर के टाइम, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 के समय क्या हुआ, इसका सबसे फेमस एग्जांपल है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में फेमाइन आया, और वो फेमाइन यूनिक इसलिए था क्योंकि वो फेमाइन किसी भी क्रॉप फेलियर या नेचुरल डिजास्टर की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि वो फेमाइन हुआ था एक पॉलिसीज़ के बिगड़ने की वजह से, जिसकी वजह से एंड लिटरली जो खाना, ऐसा नहीं था कि बंगाल के पास खाना था ही नहीं, खाना था, पर ब्रिटिश लोगों ने वो खाना लिया और वो अपने सोल्जर्स को और अपने कंट्री को फीड करने में लगा दिया। तो हमारा एक एक दाना उन लोग के पास चला गया, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। और अगर यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं तो भूखमरी शुरू हो गई, भूख में से लोग मरना शुरू हो गए। अब अगर ऑफकोर्स 2-3 पीढ़ी तक अगर तुम्हारा बॉडी भूखमरी झेल रहा है तो एक टाइम पे वो उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा। वही चीज़ हुआ, हमारे बॉडी ने फैट को स्टोर करना अडेप्ट कर लिया। इसलिए आज सब लोग की ऑलमोस्ट कॉमन फिजिक, अगर इंडियन फिजिक देखी जाए तो होती है स्किनी फैट, बिकॉज ऑफ द स्टोरेज ऑफ फूड। अब उस समय तो भूख पड़ी थी, उस समय खाना नहीं था, पर आज मैं 24/7 खा सकता हूँ भाई। मैं अभी खा सकता हूँ, इसके बाद खा सकता हूँ, उसके बाद खा सकता हूँ, कभी भी खा सकता हूँ। आज मेरे पास खाना ही खाना है। और बॉडी ने उसको अडेप्ट नहीं किया, बॉडी तो आज भी उसी रूटीन पे चल रही कि खाना कम पड़ सकता है इसलिए स्टोर कर लो, और उसकी वजह से हम मोटे होते जा रहे हैं। एंड मोटे होते हैं
कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक रेट भी बढ़ जाते हैं। फिर उसमें और भी फैक्टर्स आते हैं जैसे स्ट्रेस लेवल हो गया, एनजाइटी हो गया, वो सब। बट ये कुछ कॉमन चीज़ थी जो बहुत से लोग छोड़ देते हैं। और एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है एक्सरसाइज करना। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा जिम जाओ, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा भागो, मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा बॉक्सिंग करो भाई, पर एटलीस्ट चल लो यार, वॉकिंग तो कर लो एटलीस्ट। जाओ शाम को, हर दिन कुछ तो ऐसा एक्टिविटी करो जो तुम्हारे कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज एक्टिविटी करो यार, क्योंकि वो तुम्हारे बॉडी को एट द एंड हेल्दी रखेगा और तुम्हारा इसमें फ़ायदा है भाई। खैर अभी हम ये काफ़ी मतलब सीरियस चीज़ है मतलब, है ना। तुम इसको अगर अच्छे से देख लो सुन लो तो अच्छा है। मेरे को इसको टेस्ट भी करना था यार। अब इसको टेस्ट कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास कोई गिलास नहीं है। यहाँ पर बॉटल है उसमें पानी है पर गिलास नहीं है मेरे पास। और तुम्हें पता चल, अच्छा चलो गेस करो, तुम्हारे पास 10 सेकेंड है गेस करने के लिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, एक मेरा एड्रेस तो नहीं है। एक सेकेंड है, ये क्या आ गया भाई इसके साथ अबे पता नहीं, बहुत वियर्ड चीज़ है। और मेरे को अपने पैकेज में फाउंडेशन भी मिला है, जो मेकअप का होता है ना, वो भी है उसमें। ये शायद मम्मी का हो सकता है, लेकिन जो मेन चीज़ है दिखाओगे ऐसे, ऐसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओ सर, तो दिख गया होगा यार, दिख गया होगा। फाइनली मेरा क्रिएटिन आ चुका है, मेरी लाइफ का सबसे पहला सप्लीमेंट, वेलक्रो का क्रिएटिन। ट्रॉपिकल टैंगो फ्लेवर है इसका। मेरे उसको टेस्ट करना है यार, कैसे करूँ भाई ये देख के मतलब जो खुशी होती है ना भाई, ये देख के जो खुशी होती है ना, मतलब नेक्स्ट लेवल है यार। किसी भी जिम बनने के लिए उसका पहला सप्लीमेंट का पैकेज बहुत बहुत इमोशनल बोलो, बहुत नेक्स्ट लेवल बोलो। अरे बहुत से लोग सोच रहे हैं कि प्रोटीन पाउडर क्यों नहीं लिया भाई, क्रिएटिन ही क्यों लिया। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ मैं क्रिएटिन की अनबॉक्सिंग नहीं करना चाहता, ये वीडियो इसलिए है ताकि मैं तुम्हें क्रिएटिन की भी इंपॉर्टेंस समझाऊँ। अब देखो प्रोटीन पाउडर ऐसा नहीं है मैं ले सकता था, एक्चुअली मेरा पहले प्लान भी था कि प्रोटीन पाउडर और क्रिएटिन दोनों लेने का, बट मैंने रियलाइज़ किया कि प्रोटीन पाउडर जो है वो इतना वर्थ इट भी नहीं है। लाइक उसके एक स्कूप में तुम्हें कुछ 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, राइट। जो सच भाई उसकी स्मेल आ रही है मेरे को जो भाई इसका पता है स्मेल कैसा आ रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग ग्लूकोन डी ऑरेंज फ्लेवर, एकदम स्ट्रॉन्ग। होप यार ये अच्छा हो टेस्ट में। ठीक है, तो मैं कहाँ था, शिट भाई, हाँ प्रोटीन पाउडर। एंड मैंने देखा कि प्रोटीन पाउडर महंगे भी बहुत होते हैं यार, तो इसलिए मेरे को इतना वर्थ इट लगा नहीं कि मैं एक प्रोटीन पाउडर लूँ। क्रिएटिन सस्ते में आता है भाई, 500-800 में आ जाता है, और क्रिएटिन बहुत बेनिफिशियल भी होता है। प्रोटीन का कैसे मैं डाइट से पूरा कर सकता हूँ आराम से, मुझे डाइट से इतना कुछ लगता नहीं, आराम से मैं खा सकता हूँ, क्योंकि मैं आराम से चिकन अंडे खा सकता हूँ। हाँ अगर तुम वेजिटेरियन है तो फिर बात अलग है, फिर तुम्हें प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत है, बट अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हें इतना कोई ज़रूरत है नहीं। क्रिएटिन खोलने से पहले मैं इसके बेनिफिट्स और इसका लेने के पीछे का रीज़न बोल देता हूँ। पहली चीज़, क्रिएटिन जो सप्लीमेंट होता है वो तुम्हारा हेयर लॉस नहीं करेगा, वो तुम्हारे लीवर को डैमेज नहीं करेगा, वो तुम्हारा कुछ बुरा नहीं करेगा। क्रिएटिन इज़ अ हेल्दी प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्रिएटिन का मतलब क्या, मतलब क्रिएटिन का यूज़ क्या होता है बॉडी में। क्रिएटिन का यूज़ ये होता है कि जो तुम्हारा मसल होता है वो उसको हाइड्रेट करता है, उसमें पानी भरता है वो, जिससे रिकवरी भी जल्दी होती है, और तुम्हारा ऑल ओवर द बॉडी हाइड्रेशन होता है और रिकवरी जल्दी होती है, और मसल
भी थोड़ा बड़ा दिखता है, लाइक वो मसल को तुम बोलो तो फुला देता है, थोड़ा बड़ा कर देता है वो, ठीक है। दैट इज़ द मेन थिंग ऑफ क्रिएटिन। ओके, तो अब खोलते हैं इसको और जाना मत, ठीक है। मुझे तुमसे एक और चीज़ शेयर करनी है भाई, तुम्हारे सामने खोलो, ठीक है। अबे यार इसके अंदर ये है, इसको खोलने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा चाहता हूँ। ये तुम्हें शायद थोड़ा इन्वर्टेड दिखेगा, ठीक है, पर मैं तो समझा देता हूँ। ये लिखा है 90 kg बेंच प्रेस। तो इस साल का मेरा गोल है कि मेरे को 90 kg बेंच प्रेस हिट करना है दिसंबर तक, जिसके लिए मैंने एक डिटेल ऐसा नंबर बनाया कि मुझे मार्च में इतना हिट करना है, अप्रैल में इतना हिट करना है, मई में इतना हिट करना है। मार्च का जो मेरा गोल था 45 kg का बेंच प्रेस, वो मैंने कर दिया, और बहुत अनइंटेंशनली किया है। लाइक जिन लोगों ने मेरा वो नए चैनल का वीडियो देखा होगा, अबे यार, उन लोगों ने देखा होगा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में क्लिप लगी है मेरे बेंच प्रेस करते हुए, ठीक है। वो 40 kg है, वो 45 kg नहीं है, ठीक है। तो उसी शूट के लिए मैं बेंच प्रेस किया था, क्योंकि कल मेरा कोई इंटेंशन नहीं था बेंच प्रेस करने का, कल मेरा ट्राइसेप कर दिया था। तो मैंने बस उसी रीज़न से किया, और आखिरी में मेरे अंदर चुल मची कि नहीं यार कर देते हैं, क्योंकि मेरे 40 kg की मेरी लाइक कुछ ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, 40 kg के मेरे 12 रैप चले गए थे। सो ओह, बहुत दवाई जैसा स्मेल आ रहा है भाई, दिस इज मैं कुछ झूठ भी नहीं बोलूँगा, बट बहुत दवाई जैसा स्मेल आ रहा है। इस पर कुछ QR कोड है भाई। इस QR का मतलब क्या है, मतलब चेक, अच्छा ऑथेंटिसिटी होता है ना भाई, वेलक्रो है भाई, ठीक है। तो मैं अनइंटेंशनली 45 kg का जो बेंच इस महीने का जो मेरा गोल था वो कंप्लीट कर दिया है, और इस महीने का जो मेरा आखिरी सेशन होगा ब्रो स्प्लिट का, मीठा फ्लेवर है। इसको मैं पीता हूँ, मैं इसको भी बॉटल में डाल के पीता हूँ भाई, देखिए मुझे ट्राई तो करना है भाई। आज रात को मैं सोऊंगा तो क्रिएटिन लेके सोऊंगा भाई, ठीक है। तो बहुत अनइंटेंशनल था मेरा ये जो क्या बोलते हैं, जो मैंने गोल कंप्लीट किया है। मैं सच में कभी सोचता हूँ कि मैं कभी कभी कितने बोरिंग वीडियोस बनाता हूँ, लाइक इतना रॉ भाई। हो भाई साहब, तुम्हें देखना क्रिएटिन अंदर से कैसा होता है तुमने देखा नहीं होगा ना आज तक। ये देखो भाई, ये होता है क्रिएटिन अंदर से ऐसा सफ़ेद पाउडर होता है, ठीक है। अभी हम, ओ भाई इसका थोड़ा सा गिर गया अभी। दिस इज दिस इज एक्चुअली वेरी गुड भाई, दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, ठीक है। ये 3 ग्राम का स्कूप है, ये कोई ड्रग नहीं है, ठीक है, ये कोई ड्रग नहीं है। ओ भाई, जा चुका है मेरा पहला सप्लीमेंट। भाई साहब मैं लिटरली इतने लोगों को देखता था ना कि भाई लोग क्रिएटिन खा रहे हैं, लोग ये प्रोटीन पाउडर खा रहे हैं, वो देख के मेरे को ऐसा लगता है ना कि चलो अभी इसको अच्छे से मिक्स भी करते हैं। धोना पड़ेगा मेरे को इसके बाद। है मेरी जो, हाँ, और ये मेरी अन बर्बाद की बुक भी आ चुकी है, शोभित निर्माण की, शोभित भैया की, तो इस बुक को भी पढ़ना है। मीनवाइल हम लोग फटाफट इसको पीते हैं भाई और ट्राई करते हैं। आई होप शेक हो गया हो ये। मैं इसको अच्छे से पिया नहीं चाहूँगा, खोल के पीते हैं भाई पूरा। टैंग जैसा दिख तो रहा है। भाई दिस इज एक्चुअली वेरी गुड,
मैं मजाक भी नहीं कर रहा भाई, इसका टेस्ट क्या है भाई, क्या ही टेस्ट है मतलब इसका भाई। भाई साहब मतलब भाई फुल ग्लूकोन डी विथ विथ बेनिफिट्स, ग्लूकोन डी विथ बेनिफिट्स। तो मेरा पहला सप्लीमेंट, इसको ऐसा कैमरे पे ऐसा रख दो क्या, कहीं दिखे, छोड़ बाजू में रखते फिर लिया। मेरे को ऐसा अंदर से फील हो रहा है मैं क्रिएटिव, ऐसा मेरे को अपने मसल्स बड़े होते हुए दिख रहे हैं भाई। भाई मेरे बाइसेप दिखा हो गया, इतना तो ग्रोथ नहीं हुआ है अभी तक, अभी थोड़ा बहुत एमेच्योर ही हुआ है, इतना भी ग्रोथ नहीं हुआ है। ये देखो फोर आर्म थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं मेरे को, मतलब अपने ठीक ठाक फोर आर्म है, मतलब ट्राइसेप ठीक है। अभी ये थोड़ा बेकार राइटिंग है, सब दिखेगा नहीं इतना। देखो मेरे को पता है भाई ये वीडियो 30 मिनट के ऊपर जा चुका है, एंड मेरे को पता था लाइक कि ये वीडियो आराम से जाएगा भाई, 30 मिनट के ऊपर जाएगा, हो सकता है 40 मिनट चले जाए। बट मेरा ये जो रॉ अनस्क्रिप्टेड जो वीडियोस होते हैं, इनको लेके कुछ ऐसा मोटिव नहीं होता कि सॉरी, मेरा कुछ भी ऐसा मोटिव नहीं होता कि मुझे 30 मिनट का वीडियो बनाना है, 40 मिनट का बनाना है, 15 मिनट का बनाना है। ये सब वीडियोस का मेरे पास गोल होता है कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मैं बोलूँ, वो मैं तुम्हें समझाऊँ, बस तुम समझ जाओ तुम। क्योंकि आज जो हमने 20 मिनट तक जो डिस्कस किया है, 20 या 25 मिनट तक जो डिस्कस किया हमने, वो हार्ट अटैक के इशू के ऊपर, वो सच में बहुत सीरियस चीज़ है। मतलब अगर तुम आज से या जब से तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर तुम तभी से स्टेप्स लेना शुरू कर दोगे फॉर अ बेटर एंड हेल्दी लाइफ, इट विल बी गुड फॉर यू। लाइक देखो तुम्हें लगेगा अगर तुम जिम नहीं जाते, अगर तुम कुछ भी फिटनेस नहीं करते और फिर भी तुम अपना डाइट इम्प्रूव कर रहे हो, तो बहुत लोग तुम्हें बोलेंगे कि भाई तू कर भी क्यों रहा है, तू तो जिम में नहीं आता, तू ये भी नहीं करता, तू फुकट में क्यों कर रहा है, तू तो नॉर्मल है, तू खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट उन लोगों को खाने दो, उन लोगों को सड़ने दो भाई। और या भाई मतलब मैं यही बोलूँगा, देखो हमें ऐसा लगता है कि अगर खाना बनाना, अगर सब्ज़ी बनानी है तो उसमें तेल डालना, घी डालना, बटर डालना तो इम्पोर्टेंट है। नहीं है यार, नहीं है। मैं कितनी बार कुकिंग कर चुका हूँ और मैं अपने कितने सारे रेसिपीज़ में ज़ीरो ऑयल, ज़ीरो बटर, ज़ीरो घी यूज़ करता हूँ। जो भी कुकिंग होता है, वो जो भी वेजिटेबल्स के अंदर जो भी मतलब मैं कुक कर रहा हूँ, तो उसके अंदर जो पानी होता है वो उससे कुक हो जाता है। देयर इज़ नो नीड फॉर एक्स्ट्रा मीडियम ऑफ कुकिंग। हाँ, कुछ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको पकाने में थोड़ा कुछ लगता है, बट मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स और पनीर वो सब जो भी होता है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत पानी होता है जिससे वो कुक हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा तेल और एक्स्ट्रा अपनी बॉडी को मत वो करो यार। थोड़ा क्रिएटिव में पड़ा हुआ है टेबल पे, मैं सोच रहा हूँ चाट लो इसको। पर नहीं यार, सच में बहुत अच्छा लगा मेरे को। मतलब जब मैंने इसका स्मेल किया तो मेरे को लगा कि ये थोड़ा दवाई सा टेस्ट करेगा, बट नहीं यार, अच्छा टेस्ट है इसका। और हाँ भाई, अगर कोई बंदा मेरे को देख के क्रिएटिव लेने की सोच रहा है या फिर ले रहा है, तो दिन में एक ही स्कूप खाओ, ठीक है। एक स्कूप, इसका शायद एक स्कूप 3 ग्राम का है, तो एक ही स्कूप खाओ। ज़रूरत नहीं है दिन में तुम एक ही या एक हफ्ते में पूरा ख़त्म कर दो, आराम से खाओ, ठीक है। तो फिर हो जाएगी, फिर हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, फिर मुझे मत बोलना कि भाई तूने बोला क्रिएटिन खाने के लिए, हमने एक हफ्ते में पूरा ख़त्म कर दिया, अब हम भाई मेरा ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। इज्जत में खाने का, ठीक है। तो इस वीडियो को अभी इधर ही एंड करता हूँ मैं, क्योंकि अब मेरे को शायद जितना कुछ बोलना था मैं बोल चुका हूँ, जो भी शेयर करना था कर चुका हूँ। यस, आई थिंक आई हैव फुलफिल माई टुडे पर्पस, जो मेरे को बोलना था। 45 kg का जो भी मेरा गोल था वो भी हो चुका है।
एंड द थिंग इज 45 kg सिर्फ मेरा PR नहीं गया है, मतलब सिर्फ 1 या 2 रेप नहीं गया है, 8 रेप गए भाई, 8 रेप। मतलब मैं तुम्हें अभी फुल स्टोरी समझाता हूँ। अभी देखो 35 मिनट्स की बन चुकी है। 35 बहुत ऑड और गंदा नंबर होता है मेरे लिए, तो मैं इसको 40 मिनट पे ही एंड करूँगा, ठीक है। ठीक है। तो हुआ था क्या, मेरे को करना था शूट, ठीक है। अब मेरे पास कुछ पहले से वीडियोस पड़े थे, पर वो ऐसा था कि वो पूरे जिम जो बचा वीडियो था उसको ही बिगाड़ रहे थे, तो मेरे को एक प्रॉपर नया शूट करना पड़ रहा था उसकी वजह से। तो मैं वही थोड़ा कंफ्यूज था कि डेडलिफ्ट करना चाहिए या बेंच प्रेस करना चाहिए। अब डेडलिफ्ट मैंने लास्ट टाइम किया था पिछले साल, उसके बाद मैंने अब तक नहीं किया। जो अगला हफ्ता होने वाला है, जो मेरा नेक्स्ट ब्रो स्प्लिट का सेशन होगा, जो नेक्स्ट बैक वर्कआउट का जो सेशन होने वाला है, मैं उसमें डेडलिफ्ट करने वाला हूँ। एंड जो लास्ट टाइम मेरा डेडलिफ्ट का जो गोल था वो था 115, जो मेरा PR था। तो मैं ट्राई करूँगा 115, तो पता नहीं मैं जा पाऊँगा कि नहीं, पर मेरे को ट्राई करना है कि मैं 100 kg तो हिट कर लूँ। लेकिन मेरे को लगता है मैं शायद हिट कर दूँगा 115 भी, जिस हिसाब से मेरा स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। दिखते हैं मैं उससे उस पर भी तुम्हें बताऊँगा, नोटिस दूँगा, इन्फॉर्म कर दूँगा, ठीक है। तो मैं गया, मैं बेंच प्रेस चूज़ किया, मैं करता करता गया। अब जो शूट किया मैंने वो था 40 kg का, जो मेरे पिछले चेस्ट के सेशन में लगाया था। और उसके मेरे कुछ उस समय रैप गए थे, शायद 10 रैप गए थे। इस सेशन जो कल मैंने लगाया उसमें 40 kg के 12 रैप चले गए थे। एंड आई वॉज, अब होता ना कि मतलब मेरे अंदर थोड़ी चुल है ना, कि मैंने सोचा कि भाई 5 kg में क्या ही बिगड़ जाएगा। अगर 40 kg का 12 रैप जा रहा है तो 45 का 6 तो चला ही जाएगा। मैंने वो सोच के वेट ऐड किया, म्यूज़िक ब्लास्ट किया अपने कानों में, एंड मैं वेट उठाने गया। अब जब मैं वेट उठाया तो थोड़ा मेरे को डाउट लगा कि भाई मैं उठा भी पाऊँगा कि नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस किया, मैं वेट को नीचे लाया, 6 रैप मेरे गए, ठीक है। 6वां रैप मेरे थोड़ा हार्ड था, लाइक जब ऊपर जाने का जो मूवमेंट होता है वो उस पर मैं थोड़ा सा स्ट्रगल किया। पर मैंने सोचा कि 6, मतलब मेरे को अंदर से फील हुआ कि नहीं, मैं और भी पुश कर सकता हूँ। और मैंने वो सोच के 7वां रैप भी लिया। 7वें रैप पे जब मैं नीचे आया और जब मैं ऊपर जाने की तैयारी की, तो मैं फॉर रियल पुश नहीं कर पा रहा था। लाइक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उसको ऊपर कर पाऊँ। पर फिर मैंने 7वां रैप फुल्ली कंप्लीट किया। और जब 8वें रैप की बारी आई, मैं अब देखो, मैं इसे 7वें रैप पे मैं इसको ऐसा हवा में रोक के रखा हूँ, ठीक है। और मैं सोचा हूँ क्या मैं 8वां रैप मार दूँ। हाँ, ये 7वें रैप पे रुक जाना बहुत बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा मेरे लिए कि बस एक और रैप। क्योंकि देखो, एक अच्छा रैप रेंज मेरे हिसाब से पता है क्या होता है, 6, 8, 10, 12, 15, ये कुछ अच्छे रैप रेंज होते हैं। अगर मैं 7 पर अटक जाऊँ, फिर वो एक रैप रेंज का मेरे को थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहेगा। तो मैंने नहीं करेंगे, 8वां रैप भी करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मैंने किया नीचे, और ऊपर करते समय जो, अब देखो मैं 8वें रैप पे मेरा फॉर्म बिगड़ा। लाइक मैं ऐसा 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 मछली की तरह मचल रहा हूँ। एंड मेरा जो ये वाला जो पोर्शन था, ठीक है, लेफ्ट हैंड का जो ये छोटे फिंगर जो पोर्शन है, ये पूरा इस हाथ का पूरा प्रेशर ना इस छोटे फिंगर पे और इस पार्ट पे आ गया था। मैंने कैसे करके अपना 8वां रैप फुल्ली बिना किसी सपोर्ट के पूरा कंप्लीट किया, PR मारा, गोल कंप्लीट कर दिया। लेकिन जब मैं उठा तब मैंने देखा कि मेरा जो ये पूरा एरिया है, मतलब ये नहीं, ये जो एरिया है, ये बहुत दुखा रहा था मेरे को उस समय। तो मेरी थोड़ी फट गई कि भाई हाथ टूट तो नहीं गया, नस तो नहीं खींच गई। तो मैंने उसको ऐसा रगड़ रहा था, ऐसा मसाज कर रहा था, एंड वो 2 मिनट में ठीक हो गया। तो एंड ये पता नहीं, ये हमेशा रह सकता है। लास्ट ईयर भी जब मैंने 45 kg मारा था, वो भी अनइंटेंशनली मारा था मैंने, कि लाइक मेरे को उस समय मेरे को वीडियो शूट करना था। लाइक मेरे इसी चैनल पे एक व्लॉग है चेस्ट का, तो मुझ पर देखोगे मैंने बेंच प्रेस में मैंने 45 kg का जो, शायद मैं उसमें मैं शायद 40 kg मैंने किया था। 45 kg शायद मैं उसमें भी रिकॉर्ड नहीं किया था।
एंड ये हमेशा होता है जब भी मैं PR मारने जाता हूँ ना, उस समय मैं रिकॉर्ड ही नहीं करता, हमेशा होता भाई, ये डेडलिफ्ट में भी होता। मैंने 100 kg को रिकॉर्ड किया, पर 115 kg जो मैं आ रहा था उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया मैंने। तो, तो मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता कि मैं किया है वो, पर मैंने किया है वो। हाँ, अब 40 मिनट हो चुके हैं, वीडियो करते हैं एंड। अगर तुम्हें आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मैं पहली बार शायद बोल रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें करना है तो करो थोड़ी, कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है ये, क्योंकि ये वीडियोस मैं उस इंटेंशन से बनाता भी नहीं कि मेरे को सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, लाइक बढ़ाना है। ये तो बस मैं, दिस इज़ जस्ट लाइक डॉक्यूमेंट्री या डायरी एंट्री, और एक तरीका है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, बस वही है भाई। टाटा, गुड बाय, गुड नाइट, सी यू।